कुछ के लिए मैरी बोनापार्ट वह महिला थीं जिन्होंने महिला कामुकता पर अध्ययन का एक नया रास्ता खोला, जबकि कुछ लोग उन्हें केवल एक धनी और प्रभावशाली राजघराने की सदस्य समझते थे जिनका यूरोप के बड़े बड़े रसूखदार लोगों से संपर्क था। लेकिन सच यह है कि फ्रांस के पूर्व सम्राट नेपोलियन प्रथम की भतीजी मैरी बोनापार्ट के जीवन और कार्य पर इतिहासकारों की नजर देर से पड़ी। राजकुमारी होने के बावजूद उनकी दिलचस्पी महिलाओं के यौन आनंद, उनके चरम सुख और उनकी मानसिक स्थिति के अध्ययन में थी। इसी रुचि के कारण वह छात्रा बनी और समय आने पर उन्होंने मनोविश्लेषण के जनक सिगमंड फ्रायड को भी बचाया। लेकिन इससे पहले मैरी एक स्वतंत्र और जिज्ञासु सोच वाली महिला थीं जिनकी परवरिश में ही संघर्ष और सवाल शामिल थे। मैरी बोनापार्ट का जन्म पेरिस के एक अत्यंत अमीर और प्रभावशाली परिवार में हुआ था। उनके पिता फ्रांस के राजकुमार रोलैंड नेपोलियन बोनापार्ट थे और मां मैरी फेलिक्स थीं। उनके दादा एक प्रसिद्ध व्यापारी थे और कैसीनो मोंटे कार्लो के संस्थापक भी। जन्म के समय ही मैरी की जिंदगी में त्रासदी जुड़ गई। वे मुश्किल से बचीं और जन्म के 1 महीने बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया। बचपन में न दोस्त थे, न भाई बहन, और परिवार में भी भावनात्मक सहारा कम मिला। इसीलिए वो अक्सर अकेली रहतीं और अपने पिता के साथ ज्यादा समय बिताती थीं, जो मानव विज्ञानी और भूगोलवेत्ता थे। इसके विपरीत अपनी दादी से वह डरती थीं, क्योंकि दादी का व्यवहार कठोर और अनुशासन प्रिय था। कम उम्र से ही मैरी में विज्ञान, साहित्य, लेखन और शरीर से जुड़े प्रश्नों के प्रति गहरी जिज्ञासा थी। लेकिन एक दिन उनकी देखभाल करने वाली महिला मेमो ने उन्हें हस्तमैथुन करते हुए देख लिया और कड़ी चेतावनी दी। यह पाप है, यह स्वीकार्य नहीं है, और तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। इस घटना ने मैरी के भीतर यौन आनंद के प्रति भय और प्रश्न दोनों को जन्म दिया। बाद में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि लगभग 8 या 9 साल की उम्र में उन्होंने डर के कारण हस्तमैथुन करना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि यौन सुख की तलाश से उनकी मृत्यु हो जाएगी। यही अनुभव आगे चलकर उनके भीतर विद्रोही स्वभाव का बीज बो गया। किशोरावस्था में उन्होंने अंग्रेजी और जर्मन भाषा सीखनी शुरू की, लेकिन उनकी दादी और पिता ने अचानक उन्हें आगे की परीक्षा देने से रोक दिया। इस बात ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने लिखा, मेरा नाम, मेरा रैंक, मेरा भाग्य, खास तौर पर मेरा सेक्स ही धिक्कार है, क्योंकि अगर मैं लड़का होती तो वे लोग मुझे कभी नहीं रोकते। उस दौर में समाज जेंडर नहीं बल्कि सेक्स के आधार पर पुरुष और महिला को परिभाषित करता था, और यही भेदभाव मैरी के भीतर उथल पुथल का कारण बना। 20 की उम्र से पहले ही मैरी का रोमांटिक अनुभव एक शादीशुदा व्यक्ति के साथ जुड़ गया, जिसे बाद में कांड, ब्लैकमेलिंग और अपमान का रूप लेते देर नहीं लगी। इसी बीच उनके पिता चाहते थे कि वह ग्रीस और डेनमार्क के राजकुमार प्रिंस जॉर्ज से विवाह करें, जो उनसे 13 वर्ष बड़े थे। मैरी ने इस विवाह को स्वीकार किया और 12 दिसंबर 1907 को एथेंस में उनकी शादी हुई। दोनों के 2 बेटे हुए, प्रिंस यूजीन और प्रिंस पीटर। लेकिन शादी शुरू से ही भावनात्मक रूप से अधूरी थी, क्योंकि मैरी को जल्द ही पता चला कि प्रिंस जॉर्ज का मन उनसे ज्यादा अपने चाचा डेनमार्क के प्रिंस व्लादिमीर से जुड़ा है। इस टूटन ने मैरी को अपने जीवन का अर्थ खुद खोजने की ओर धकेला। उन्हें डर था कि उनका जीवन उदासीन और असंतोषपूर्ण न हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने भीतर उठते सवालों को समझने के लिए पढ़ाई और शोध को अपना रास्ता चुना। इसी खोज ने उन्हें महिला कामुकता और महिलाओं के यौन सुख की वैज्ञानिक समझ तक पहुंचाया। वह यह जानना चाहती थीं कि आखिर क्यों इतनी महिलाएं संभोग के दौरान चरम सुख तक नहीं पहुंच पातीं। उसी दौरान उन्होंने उपलब्ध चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की सीमाएं भी देखीं, क्योंकि समाज में खुले तौर पर महिला यौनता पर चर्चा लगभग असंभव थी। ज्ञान की इस भूख ने उन्हें मनोविश्लेषण और शरीर रचना का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। 1920 के दशक में उन्होंने महिलाओं के वजाइना और क्लिटोरिस के बीच की दूरी और उसके चरम सुख से जुड़ाव पर शोध किया। उन्होंने यह मानकर अध्ययन किया कि यदि यह दूरी कम हो तो संभोग के दौरान चरम सुख की संभावना बढ़ जाती है। इस विचार को जांचने के लिए उन्होंने पेरिस में 240 महिलाओं की शरीर रचना का मापन किया। यह शोध अपने समय में साहसिक और विवादित दोनों था,
क्योंकि दुनिया में कोई महिला इतनी खुलकर महिला यौनता का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कर रही थी। यही मैरी बोनापार्ट का महत्व है। वह राजकुमारी होते हुए भी अपने समय की वर्जनाओं को तोड़ने वाली, सवाल पूछने वाली और महिला कामुकता की वैज्ञानिक समझ को आगे बढ़ाने वाली एक अग्रणी महिला थीं। अपनी थ्योरी में मैरी बोनापार्ट ने महिलाओं के शरीर की बनावट पर तो जोर दिया, लेकिन मानसिक परिपक्वता, भावनात्मक अनुभव और सामाजिक दबावों जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को लगभग नजरअंदाज कर दिया था। उस दौर में जब महिलाओं को उदासीन, मानसिक रूप से कमजोर या बीमार जैसे शब्दों से परिभाषित किया जाता था, मैरी का अध्ययन शरीर पर केंद्रित था, जबकि कई मनोवैज्ञानिक कारण और सामाजिक परिस्थितियां भी स्त्री यौनता को प्रभावित करती थीं। फिर भी अपनी समझ के आधार पर वे मानने लगी थीं कि यदि कोई महिला सर्जरी के जरिए वजाइना क्लिटोरिस की दूरी कम करवा ले तो संभोग के दौरान उसे चरम सुख प्राप्त हो सकता है। लेकिन दुखद यह है कि इस सिद्धांत में वे बिल्कुल गलत साबित हुईं। प्रोफेसर वॉलिन बताते हैं कि ऐसी सर्जरी महिलाओं के लिए आपदा बन गई। कुछ महिलाओं में संवेदनशीलता पूरी तरह खत्म हो गई, कई बार दर्द बना रहा और कई महिलाओं के लिए यह स्थायी क्षति साबित हुई। अपनी थ्योरी पर गहरा विश्वास रखने वाली मैरी ने स्वयं पर भी यह सर्जरी करवाई, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक बार नहीं बल्कि कई बार इस प्रक्रिया से खुद को गुजारा। लॉयट यह समझाती हैं कि क्लिटोरिस के आसपास की नसें अत्यधिक संवेदनशील होती हैं और उस पर किया गया कोई भी ऑपरेशन संवेदनशीलता बढ़ाने की बजाय उसे कम कर देता है। महत्वपूर्ण नसें कट जाती हैं, जिससे चरम सुख की क्षमता घट जाती है। इसके बावजूद मैरी यह मानती रही कि किसी पुरुष के साथ सेक्स के दौरान चरम सुख पाने का एकमात्र रास्ता सर्जरी है। हालांकि उनकी अपनी जिंदगी और शोध दोनों ही इस बात को गलत सिद्ध कर चुके थे। इन गलतियों और संघर्षों के बावजूद मैरी बोनापार्ट ने अपने सवालों की खोज जारी रखी। 1925 में उन्होंने वियना जाकर मनोविश्लेषण के महान विद्वान सिगमंड फ्रायड से मुलाकात की। उस समय फ्रायड पेरिस और यूरोप के चिकित्सा और मनोविज्ञान जगत में अत्यधिक चर्चित थे। थॉमसन लिखती हैं कि फ्रायड में मैरी को वह सब मिला जिसकी वे तलाश कर रही थीं, एक ऐसा गुरु और एक ऐसा मन जो उनके सवालों को गंभीरता से ले सके। धीरे धीरे वे फ्रायड की छात्रा बन गईं और दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती विकसित हो गई। फ्रायड को भी मैरी में एक उत्सुक वैज्ञानिक, बुद्धिमान शख्सियत और बौद्धिक संवाद की साथी नजर आती थी। वे राजघराने की महिला होते हुए भी किसी भी विषय पर खुलकर बहस कर सकती थीं। पेरिस में मनोविश्लेषण के क्षेत्र में मैरी एक पहचाना जाने वाला नाम बन चुकी थीं। राजकुमारी होने के बावजूद वे अपने मरीजों, मामलों और अध्ययन को अपनी आधिकारिक डायरी में दर्ज करती थीं। लेकिन उनकी जिंदगी ने अचानक मोड़ लिया जब नाजी जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर हमला किया। उस समय फ्रायड वियना में थे और नाजियों के निशाने पर थे। मैरी ने अपने धन और प्रभाव का इस्तेमाल करके फ्रायड और उनके परिवार को वियना से निकालकर लंदन पहुंचाया। वहां फ्रायड ने अपने जीवन के आखिरी वर्ष बिताए। 1938 में बीबीसी में फ्रायड ने इंटरव्यू दिया और कहा, जब मैं 82 साल का था मैंने अपना घर छोड़ दिया क्योंकि जर्मनी ने हमला किया था। मैं इंग्लैंड आ गया और यहां की आजादी की हवा में अपनी अंतिम सांस लेने की उम्मीद करता हूं। आखिरकार एक लंबे संघर्ष के बाद मैरी की व्यावसायिक परिपक्वता ने उन्हें अपनी ही प्रारंभिक थ्योरी का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। प्रोफेसर वॉलिन कहते हैं कि समय के साथ मैरी ने पूरी तरह से मान लिया कि उनका सिद्धांत गलत था। 1950 में उनकी पुस्तक फीमेल सेक्सुअलिटी प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि महिलाओं के चरम सुख का संबंध शरीर की संरचना से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक पहलुओं से होता है। तब तक वे लगभग 25 वर्षों से मनोविश्लेषण का अध्ययन और अभ्यास कर रही थीं। प्रोफेसर बेल मानते हैं कि मैरी बोनापार्ट एक क्रांतिकारी महिला थीं। शुरुआत में भले ही उनके विचार सीमित थे, लेकिन उनका शोध साहसिक था। बाद में जब उन्होंने अपनी सोच बदली तो यह भी एक तरह की बौद्धिक ईमानदारी थी। रमियो के अनुसार मैरी एक जटिल और अद्भुत व्यक्तित्व थीं। वह साहित्य जानती थीं, राजनीति समझती थीं, शाही गलियारों के प्रभावशाली लोगों से जुड़ी थीं और 20वीं सदी के शुरुआती दौर के लगभग सभी महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों और कलाकारों को जानती थीं। ओमरॉक्स कहते हैं कि अंत में मैरी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उनकी अपनी शुरुआती सोच भी पितृसत्तात्मक थी।
क्योंकि वे मान रही थीं कि महिलाओं के चरम सुख का केवल एक मार्ग हो सकता है। किंतु इस स्वीकारोक्ति ने यह भी साबित किया कि वे अपनी सोच को चुनौती देने और सही समझ की ओर बढ़ने का साहस रखती थीं। आखिर में मैरी बोनापार्ट को हम एक ऐसी महिला के रूप में देखते हैं जिसने न केवल महिला कामुकता को समझने की दिशा बदली, बल्कि सिगमंड फ्रायड जैसे महान मनोविश्लेषक को भी चुनौती देने की क्षमता रखी।